हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं आज पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 कर लिए थे, मतलब 2 और 3 होमवर्क दिए थे। तो वो प्रॉब्लम होंगी आपकी, श्योरली होंगी, मुझे पक्का पता है। और वो प्रॉब्लम का डिस्कशन ना कल आते ही करते हैं, ठीक है ना जी। आज एक मुश्किल टॉपिक है, अगर मैं थोड़ी देर भी प्रॉब्लम लूंगा ना तो वो आज पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत परेशानी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बाबू विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, और अगले 2 3 दिन सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को भी मैंने छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बाबू मैंने ना आपको फॉर्मेट बना बताया था कि कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसा होता है। टोटल 3 कॉलम से मिलकर बना है। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम इज ऑफ डिटेल्स, थर्ड कॉलम इज ऑफ अमाउंट। बेटा सबसे पहले आप लिखते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बाबू इसमें भी अब पहली आइटम क्या आती है, अब समझना शुरू करना। इसमें पहली आइटम लिखते हो आप नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बाबू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है इसका डिस्कशन होगा, आज नहीं होगा। इसका मुद्दा आएगा मेरे पास एक आध दिन के बाद आएगा, तब कर दूंगा इसका डिस्कशन क्या चीज है। बाबू जब भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करोगे हमेशा वर्किंग नोट में करोगे, यहाँ कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है जी, तो मैं सिखाता हूं वर्किंग नोट में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सब सामने देखते रहेंगे। अब ये मोस्ट टिपिकल मुद्दा है, डरा नहीं रहा हूं बेटा, वार्निंग दे रहा हूं। अगर आपने सोचा ना कि चलो थोड़ी सी लीनियंसी बरतता हूं, ये ऐसी लीनियंसी बरतेगा कि वॉट लग जाएगी। अगर आज का मुद्दा क्लियर हो गया तो बैक टू बैक 17 इलस्ट्रेशन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, मेरे सपोर्ट की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आज का मुद्दा ढंग से समझना है। बाबू मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूं, जब हम एसपीएल बनाते थे तो हमारी सिचुएशन क्या थी। सर आपको याद है एसपीएल में मैं 2 चीजें लिखता था ऑन द क्रेडिट साइड, ऐसे ही बोलता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। फिर बेटा 7 आइटम लिखता था सीपीसी ईएफडीओ। फिर जो कैलकुलेट होकर आता था वो आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बाबू इसमें से माइनस करते थे टैक्सेस तो आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं पैट बोल देता हूं, अब सबको पता है पैट क्या होता है या ईएटी क्या होता है। ठीक है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बाबू, अच्छा एक बात बताओ, जब आप 11th क्लास में आए और पार्टनरशिप फर्म आपने स्टार्ट करी, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग स्टार्ट करी, किसी ने आपसे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनवाया? सीधा काम क्या बनवाया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएनएल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बेटा बुक्स जानती है बहुत अच्छे से कि आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया, और जो बनाया पार्टनरशिप फर्म में भी सेम बनाना है, तो उन्होंने आपसे बनवाया नहीं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, आपको जज किया पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर। जब कंपनी में आए तो सबने कह दिया एसपीएल और बैलेंस शीट। ठीक है, आपको जज नहीं कर रहे और चीजों पर आपको पता है कंपनी में भी एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ऑब्वियसली बनता होगा, आप सोचते नहीं हो। मैं आपको ना जरा क्वेश्चन स्टेटमेंट देता हूं तो शायद सोचने पे मजबूर हो जाओगे। जब पार्टनरशिप फर्म में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, क्यों बनाते थे? अपने मालिकों से कुछ भी लेना और देना हो कहां दोगे भाई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां देते थे, सैलरी कमीशन वहां देते थे, रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना होता था वहां, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेनी होती थी तो वहां लेते थे। अच्छा एक बात बताओ, आपने यहाँ पर इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे दिया एसपीएल में? ईएफडीओ में आया भाई, सीपीसी ईएफडीओ में प्रेफरेंस शेयर को दे दिया डिविडेंड? रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया तो कहाँ होगा भाई? डिविडेंड नहीं देंगे, कहाँ देंगे? अपने मालिकों को कुछ भी देना हो कहाँ दोगे? यानी कि कुछ ना कुछ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। और मजाक सट के बोल रहा हूँ, आप घूम लेना एक बार सारा शहर, पता कर लेना, आधे से ज्यादा टीचर्स को नहीं पता पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है कंपनी लेवल पे। पता ही नहीं होता भाई, उन्हें लगता है बस 2 चीजें, बस ठीक है खुश होते रहते हैं इससे। बच्चों को भी पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, पता ही नहीं, टीचर्स को ही नहीं पता।
चलो खैर मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कैसा होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखने। तो सर इसकी शुरुआत पैट से होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये वही टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है जो एसपीएल से कैलकुलेट हुए होंगे। बाबू इसी में दिखाया जाता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पता है ना क्या होता है? क्या होता है? साल के बीच में दिया हुआ डिविडेंड। इस डिविडेंड को प्रपोज करने वाले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिक्लेयर करने वाले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। प्रपोज भी वही करेंगे, फाइनल भी वही कर देंगे, ठीक है जी बाबू। तो प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यार ये क्या लिखा हूं मैं? प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो बेटा मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं फॉर ईयर 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24। इसके लिए बना रहा हूं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आराम से सुनना और समझना जरा इस चीज को, ये चीज एक ही बारी में बुद्धि में पड़ जानी चाहिए। और मान लो आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर था 22-23, जो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 22 को और खत्म हुआ होगा 31 मार्च 23 को। उसके बाद नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 23 से और 31 मार्च 24 तक वो कंटिन्यू रहा। तो वो इन 11 महीनों में ना मेरी कंपनी ने अच्छा खासा काम धाम कर लिया, बिजनेस बहुत अच्छा कर लिया। आज 1 मार्च है 2023 की। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? डिविडेंड प्रपोज कर दिया। ये फाइनल कब होता है? शेयर होल्डर की मीटिंग में, एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में। ये कब होती है बेटा? अगले साल होने वाली है, ठीक है ना। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है कहीं ना कहीं मीटिंग होती है। तो वो अब ये मीटिंग होगी, इधर देखो प्लीज, अब ये मीटिंग होगी, मेरी तरफ देखना है सब। तो वो आज मीटिंग हुई लेट्स सपोज 1 मई 2023 को, और इसी डिविडेंड को ना जो प्रपोज किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, शेयर होल्डर ने अपनी मीटिंग में फाइनल कर दिया, ठीक है सर। ये जो प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का, ये कब पे हुआ? करंट ईयर में पे हुआ ना। ये देखो मैंने करंट ईयर में यही लिखा है। मान लो मेरा करंट ईयर 23-24 है, इसमें कौन सा डिविडेंड जाता है? वो डिविडेंड जो पिछले साल प्रपोज होता है वही तो पे होता है। अगर कोई डिविडेंड इस साल में प्रपोज होगा तो उसका क्या होगा? वो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वो तो कहीं नहीं जा रहा। ये बात समझ में आई आप सबको? जो पिछले साल डिविडेंड प्रपोज हुआ होता है वही तो करंट ईयर में पे होता है। जो इस साल प्रपोज होगा उसका तो अकाउंट्स में कुछ होता नहीं, वो तो कंटिजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि शेयर होल्डर उसको चाहे तो कम कर सकते हैं, चाहे तो जीरो कर सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो इस साल के तो प्रपोज डिविडेंड का कुछ होता ही नहीं। जो पिछले साल डिविडेंड प्रपोज होता है वही तो पे होता है करंट ईयर में। तो मैंने अगर यहाँ लिखा है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो गलत थोड़ी लिखा है, क्योंकि इस साल तो यही पे हुआ होगा ना जो पिछले साल प्रपोज हुआ होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आई ये बात पक्का से सबको? आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटायरम डिविडेंड इस साल पे हुआ होगा, जो भी मैं ओनर को दे रहा हूं सब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? और पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड दे रहा हूं। और बाबू अगर कोई अमाउंट आपने ट्रांसफर की है रिजर्व में, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, तो उसको भी एड बैक करना मत भूलना। और बेटा अब जो बचेगा आखिरी में ये है सरप्लस, ठीक है ना। पैट माइनस कर दो, ये तीन चीजें जो बच गया वो है सरप्लस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात क्लियर आ गई? एक अमाउंट एज्यूम कर लें थोड़ी सी, मुझे लगता है मैं और क्लैरिटी दे सकता हूं आपको चीजों पे। मान लो पैट इज 80,000, इंटरिम डिविडेंड था 10,000, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था 20,000, ट्रांसफर टू रिजर्व था 30,000 और सरप्लस बचा 20,000, ठीक है जी। मान लो ऐसे थी कहानी, ठीक है। आगे बढ़े। आपको जब क्वेश्चन गिवन होगा ना, ऐसे गिवन होगा, प्लीज सामने देखते रहना। सर मैं आज पक्का बोल रहा हूँ, आज सामने देख लो, आपको कभी ना मुकालता नहीं होगा कैश फ्लो में, आपसे बड़ा चैंपियन भी कोई नहीं होगा। मैं एक एक काम ऐसे क्लियर करूंगा आप दूसरे को समझा पाओगे। अब वो शेयर होल्डर फंड दो तरीके के आइटम होती है यहाँ, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पर ना लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस है, मान लो नोट नंबर 1, ठीक है। और ऐसे लिखा हुआ है पिछले साल के रिजर्व एंड सरप्लस थे 70,000 और इस साल के 1,20,000, और कहीं नोट नंबर 1 एक्सप्लेन हुआ है जनरल रिजर्व पिछले साल के थे, लेट सपोज की मैं बात करता हूं 40,000,
इस साल के हो गए 70,000 सरप्लस। चलो सामने देखते रहेंगे सब। बाबू रिजर्व एंड सरप्लस या नोट नंबर लिखा हुआ है कि पिछले साल के 70,000 हो गए, इस बार 1,20। ठीक है, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपके सामने, तो मुझे भी टाइम लग सकता है यार, भगवान नहीं हूं मैं। ठीक है ना, मुझे भी बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि क्या कैसे मैं फिगर एज्यूम कर रहा हूँ। तो बाबू अब ये समझो, नोट नंबर 1 ये नीचे एक्सप्लेन हुआ है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है। मेरी बात मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी बताई थी भाई, टोटल 9 तरीके के रिजर्व्स हैं। शेयर होल्डर भगवान नहीं है कि आपने सिर्फ इतना सा लिख दिया और वो एज्यूम कर लेंगे कहां से क्या आ रहा है। कौन सा रिजर्व है, कितने रिजर्व हो सकते हैं भाई, कोई काउंटिंग थोड़ी है। तो बाबू ये आपने एक्सप्लेन किया हुआ अपने नोट्स में कि जनरल रिजर्व पिछले साल 40 थे, इस बार 70 के हो गए और सरप्लस 30 के थे और 50 के हो गए। ठीक है जी, तो यहां से ये 1,20 वहां गया और यहां से 70 वहां गया। मैं आपको डिटेल पिक्चर दिखाऊं। पेपर क्या देता है आपको, सिर्फ ये और सिर्फ ये। ठीक है जी, और मुझे कहता है तैयार करो कैश फ्लो। मैं आपको डिटेल पिक्चर दिखाता हूँ पीछे क्या चल रहा होता है, तो आप सोचते नहीं। बाबू इस साल आपने 30,000 रुपए अपने प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएट करे रिजर्व की तरफ। पहले क्या था 40, इस बार कितना हो गया 70। ये 30 यहीं से आए हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जो आपको दिखाई नहीं देता पिक्चर में पूरी। ठीक है जी, पिछले साल प्रॉफिट 30,000 का हुआ था सरप्लस, इस बार 20 का हुआ है, वो 20 मिला लो तो कितना हो गया 50। समझ में आएगा? मैंने क्लियर करने की कोशिश करी कि बैकएंड पे भी एक पिक्चर चल रही होती है। आपको कभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपनी लेवल पे किसी ने दिखाया थोड़ी आज तक, मैं दिखा रहा हूँ, ये तो पिक्चर एक्चुअली में ऐसा रहा होता है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बेटा, जब पेपर में प्लीज मेरी तरफ देखना, यानी कि बेटा आपको एसपीएल बनाना सिखाया, बैलेंस शीट बनानी सिखाई, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक की कहानी जानते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद भी बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें आप अपने ऑनर्स को कुछ ना कुछ देते हो, रिजर्व के लिए अप्रोप्रिएट करते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बैलेंस शीट में जाता है। अब पेपर मुझे क्या देगा, बैलेंस शीट देगा। ये बैलेंस शीट दे नोट नंबर, मुझे कहेगा निकालो जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल उल्टा जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब समझना जरा बड़े काम की बात है। बाबू मैं बिल्कुल उल्टा जा रहा हूँ, मुझे कहाँ पहुंचना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहली आइटम क्या लिखी मैंने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये लिखा ना। मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तक पहुंचना है, यानी कि कहां तक पहुंचना है, यहां तक। और मैं कहां पहुंचा हुआ हूं, अगर मेरे को बैलेंस शीट में सरप्लस गिवन है तो मैं यहां तक पहुंचा हुआ हूं। मुझे बिल्कुल उल्टा जाना है और यहां तक आना है। ठीक है जी, हम आएंगे, घबराओ नहीं। अब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, इसकी शुरुआत कहां से होगी। ठीक है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 कभी भी फेयर नहीं बनेगा, हमेशा रफ में बनेगा। सबसे पहली आइटम आप लिखना बेटा, डिफरेंस इन एसपीएल, दैट मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बाबू सबसे पहले सरप्लस का एसपीएल का डिफरेंस निकालो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखो। ऐसा करने से क्या होगा मैं बताता हूं। बाबू ये है मेरा सरप्लस, क्लोजिंग फिगर माइनस ओपनिंग फिगर, 50,000 माइनस 30,000 मैंने निकाला, कितना आ गया 20। यानी कि अल्टीमेटली ये वही सरप्लस है जो मेरे पास करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। भाई पिछले साल के प्रॉफिट था 30,000, इस बार पिछले साल का मिलाकर हुआ 50,000। अगर मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो ये क्या निकालेगा कि करंट ईयर के कितने प्रॉफिट हुए। तो करंट ईयर के कितने प्रॉफिट हुए थे 20,000, और ये दिख भी रहा है आपको। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया, मैं बिल्कुल उल्टा चल रहा हूँ, यहाँ ये मैंने निकाल लिया, ये सब जोड़ूंगा और यहाँ तक पहुंचूंगा। समझ में आ रही है सबको कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर जोड़ो अगली आइटम, समाधान को इशारा काफी, क्या जोड़ दो, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। मैं फिगर नहीं लिख रहा, फिगर तो मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा एनालिसिस के लिए समझाई थी, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या लिखो, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, या प्रपोज्ड डिविडेंड लिखो, ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर लिख लो, क्या आपकी समझ के लिए लिखा है मैंने। ठीक है जी, नहीं लिखना मत लिखो, पर समझ में आना चाहिए कौन सा प्रपोज्ड डिविडेंड की बात चलेगी। करंट ईयर का तो प्रपोज्ड डिविडेंड होता ही कंटीजेंट लायबिलिटी का, उसका तो अकाउंट्स में कुछ होता ही नहीं। ठीक है जी, बात क्लियर। अच्छा एक्चुअली में एक बात बताओ, अगर प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट सिंपली मींस इट इज द फाइनल डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, ये करंट ईयर में पे हुआ होगा। ये कौन सी एक्टिविटी है,
फाइनेंसिंग, या तो वैसे भी कुछ नहीं होना चाहिए था, अगर आपने माइनस किया हुआ गलत माइनस किया, एड बैक करो, मैं एड बैक ही कर रहा हूँ, इसका होना क्या है, तो फाइनेंसिंग में माइनस होगा ना। समझ में आ रही है बात? पक्का से सर नजर हटी दुर्घटना बहुत भयानक घटेगी, यहाँ ध्यान रखना, बहुत भयानक, लॉजिक नहीं याद आएगा। इंटरिम डिविडेंड ऐड कर दो सर, दिखाई दे रहा है ये सारे ऐड बैक हो गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सबके लॉजिक क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, पक्की बात। चलो बाबू अब मैं कुछ और ऐड बैक कराऊंगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड बैक कर दो। यार ये क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, यहाँ हर चीज के लॉजिक है भाई, हर चीज के, और डेंजरस सब याद रखने वाले। यार ये क्या, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करो, ये प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करो, ये क्या कहानी है? उत्तर मैं समझाता हूं आपको, आराम से समझना। मान लो बेटा मेरा करंट ईयर यही 23-24 है, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, ठीक है। मेरी कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 30 सितंबर को मैंने देखा मुनाफा कितना हो गया भाई, 100 करोड़ हो गया। सरकार कंपनी से टैक्स लेती है 30%, मैंने 30 करोड़ रुपए अपने प्रॉफिट में से अलग निकाल के रख दिया, प्रोविजन बना दिया यार सरकार को जमा कराने, बना दिया 30 करोड़। अब वो 31 मार्च को मैंने कहा फिर देख लूंगा, रिव्यू कर लूंगा, इसमें हो गया 150 करोड़, इस लास्ट हाफ में 150 करोड़, पहले 100 करोड़ हुआ था, 150 करोड़, मैंने 45 करोड़ अलग निकाल के रख दिए कि सरकार को देने, 75 करोड़ अलग निकाल के रख दिए, ये कब दूंगा सरकार को? बेटा सरकार कहती है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी अपनी अकाउंट्स ऑडिट करा ले, विद इन 6 मंथ रिटर्न फाइल कर टैक्स जमा कर, ठीक है। मेरे पास 6 महीने इस टैक्स को जमा करने के लिए, मैंने चाहे अलग निकाल के रख लिया, बाबू मान लो मैंने ऑडिट करा लिया 15 सितंबर को और जमा कर दिया। ईमानदारी से एक बात बताओ, मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर ये है ना, मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये 75 करोड़ रुपए मेरी जेब से गए, मैंने प्रोविजन बनाया, एक अलग बैंक अकाउंट में रख लिया, पैसे गए कि नहीं गए, बस ये बताओ यार। बोलते नहीं हो, सारी कहानी समझा दी, उसके बाद पूछते हो पूरी राम कहानी का तो राम कौन है, मुझे गुस्सा बहुत आता है तुम्हारे पे। सर ये गए हैं मेरी जेब से पैसे, कब गएंगे? तो अगले साल गए, इस साल तो गए नहीं है, तो अगले साल गए हैं ना, मैंने तो इस साल किसी को दिए ही नहीं पैसे। तो बाबू मैंने इसी वजह से, प्लीज सामने देखना, मैं 2-4 बातें बैक टू बैक बोलूंगा टैक्स से रिलेटेड, गड़बड़ ना हो जाए बाबू, इसी वजह से मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड बैक कर दिया, क्योंकि मेरी जेब से पैसे जाते ही नहीं, मैं कैश का फ्लो निकाल रहा हूं बेटा, मेरी जेब से गया थोड़ी है पैसा, नहीं गया ना, ये तो मेरे बिजनेस में ही पड़ा हुआ है 75 करोड़ रुपए एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, क्लियर है बात। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन उठ सकता है कि भैया जब हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था तो 15 और 16 आइटम आई थी इनकम टैक्स पेड, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं है पर 15 और 16 ही थी आइटम, एक इनकम टैक्स पेड था, एक रिफंड ऑफ इनकम टैक्स था, और एक आध बच्चे ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं शायद इसने पूछी थी प्रॉब्लम की भैया इसका क्या होगा, मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में उठेगा यार इनकम टैक्स पेड हमें याद है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पढ़ा था, अब यहाँ क्या कर रहे हो, वापसी एड बैक करा रहे हो, माइनस हुआ रहने देते। बेटा मैं इनकम टैक्स पेड पक्का माइनस करूंगा, बिल्कुल पक्का, ठीक है, और उसका लॉजिक अलग है, इसका लॉजिक बिल्कुल अलग है। क्या अगर कहते हो तो चलो अभी लॉजिक क्लियर कर देता हूँ, इधर देखना कहाँ माइनस होगा भी पता लग जाएगा थोड़ी देर के बाद, पर आज माइनस हो जाएगा पक्की बात, 5-25 पे हो जाएगा, ठीक है जी, सब सामने देखते रहना। बाबू प्रोविजन फॉर टैक्स की चर्चा कर रहा हूं, थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं, मुश्किल करते हैं, आसान नहीं करते वाले। पिछला फाइनेंशियल ईयर था 22-23, इस साल प्रॉफिट हुए थे 200 करोड़ के, मैंने 60 करोड़ रुपए अलग निकाल के रखे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका टैक्स कब पे होगा भाई, सरकार कहेगी 30 सितंबर तक ऑडिट करा ले, पे कर दे, है ना। तो पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है इट इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल मैंने प्रोविजन बनाया होगा वो इस साल पे हुआ होगा, और जो इस साल प्रोविजन बनाया होगा वो अगले साल पे होगा, तो अगले साल बनाऊंगा वो उससे अगले साल पे होगा। मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है,
इस साल जो मैंने प्रोविजन बनाया होगा वो पे तो नहीं होगा ना, इसी वजह से मैंने ऐड किया। लेकिन जो पिछले साल का प्रोविजन होगा, इट इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो माइनस करूंगा। कहां माइनस करूंगा अभी बता दूंगा। आपके खुल गई? घबराओ नहीं, तीसरी आंख भी खुलेगी अभी, तो 5 ही आइटम हुई। हाँ जी सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? बच्चे कह रहे पूरी परेशानी परेशानी क्या पूछते रहते हो। हाँ जी, मैंने तो भाई अपनी तरफ से पूरी जान लगा दिया। एक भी बात ऐसी जो मैंने कहा रट लो, बताओ आप, ठीक है ना? जिन्होंने छुट्टी करी आज हो गया बस काम, चैप्टर खत्म हो गया उनके। हाँ जी, मैं वीडियो को वैसे भी आज लॉक्ड रखूंगा, कुछ नहीं होता, मजे लो। तुम भी छुट्टियां हम भी छुट्टियां, एक ही बात है बस। बाबू एक आइटम माइनस करनी है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, और ये आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। पर ऐसा तो नहीं सकता मैं इसका लॉजिक ना दूं, तो मैंने इतने सारों का दिया था, इसका तो जरूर दूंगा। ये क्या होता है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स? सर अगेन बात कर लेते हैं कुछ। मान लो बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर है 23-24, ठीक है, और बेटा पिछला फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, ठीक है। बाबू एक तो कंसेप्ट ये होता है कि मैं प्रोविजन बनाता रहूं और बाद में सरकार को टैक्स पे करूंगा, 3 महीने बाद देख लो प्रॉफिट कितना हुआ, बना लो प्रोविजन, एक साथ पे कर दूंगा। पर अगर आप सरकार को एक साथ पे करते हो, सरकार कहते हैं पूरे साल तो इन्हें पे नहीं किया, मुझे तो ब्याज चाहिए, मैं ब्याज के साथ लूंगी। और कंपनी लेवल पे जिनके टैक्सेस ही कहीं कहीं करोड़ बैठते हैं, वो ब्याज उनकी और कहीं करोड़ बैठती होगी, वॉट लग जाती होगी। कुछ कंपनियां कहती है भैया हम करोड़ों रुपए की ब्याज नहीं दे सकते, हमारे से एडवांस पैसे लेते रहो। एक कंसेप्ट है इंडिया में नोन एज एडवांस टैक्स, ठीक है जी, मैंने पहले भी बता रखा है। क्वार्टर एंड होने से पहले 15 दिन पहले सरकार हमें कहती है टैक्स दे दो। पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून, 15 जून को टैक्स दे दो, 15 सितंबर को दे दो, 15 दिसंबर को दे दो और 15 मार्च को दे दो, ठीक है जी। तो वो आपने 15 जून को इस क्वार्टर का अंदाजा लगा के टैक्स दे दिया। कैसे लगाया होगा? 75 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन का अंदाजा लगा टैक्स दे दिया, फिर 15 सितंबर को दे दिया, 15 दिसंबर को दे दिया, अब 75 दिन और बीत चुके हैं 1 जनवरी से 15 मार्च, ठीक। 15 मार्च को आप टैक्स जमा करा रहे हो, 31 मार्च तक का अपने अंदाजे से अगले 15 दिन का, 75 दिन का तो आपको क्लियर है मैंने क्या कमाया। सरकार को टैक्स दे रहे हो आपने अंदाजा लगाया जी मैंने इन 75 दिन में 75 करोड़ की सेल कर दिया, तो 15 दिन में 15 करोड़ की और हो जाएगी। 15 करोड़ के ऊपर इतना प्रॉफिट बैठता है मेरा, 20% का मार्जिन है, 3 करोड़, 3 करोड़ का 30%, ये लो 90 लाख रुपए टैक्स ले, अंदाजा लगा के पे कर दिया, ठीक है। और बेटा 22 मार्च को ही लॉकडाउन हो गया, सुनना काम की बात है, लॉकडाउन हो गया, फैक्ट्री नहीं खोली पूरे 10 दिन, 31 मार्च चली गई। मैंने तो टैक्स जमा करा दिया सोचते हुए कि सेल होगी, सेल हुई, 15 करोड़ की सेल मैंने लगाई, हुई 7 करोड़ की सेल इन 5-6 दिनों में, फालतू टैक्स चला गया। सरकार क्या कहती है कब तक फाइल करो इनकम टैक्स रिटर्न? 30 सितंबर तक कर दो, 30 सितंबर तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंट ऑडिट कराओ, रिटर्न फाइल करो, टैक्स देना है दो, लेना है लो। आपने बेटा सरकार से रिफंड मांग लिया कि सरकार मैंने फालतू जमा करा दिया, उतनी सेल नहीं हो पाई, मुझे रिफंड दे दो। और मैं कहता हूं सरकार ने रिफंड दे दिया आपको, आपके मांगते ही। किस साल में दिया? 23-24, 23-24 में रिफंड आ गया। ईमानदारी से बस एक बात बताओ, ये पैसे इस साल के हैं? इस साल का फ्लो है ये, कब का है? बाहर निकाल दो, ये लो बाहर निकाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। एक दिन रोना है ध्यान रखना, कल से रोगे नहीं, कल से आप बताओगे लोगों को, इधर बैठ, लॉजिक मैं समझाता हूँ ईमानदारी से, ठीक है ना। आप बताओगे, कभी सुनोगे नहीं किसी का लॉजिक, आप बता के आने वाले बनोगे, ठीक है जी। इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाएं? चलो जी, चीजों को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, आज आसान की बात ही नहीं करनी कुछ भी। तो वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक हम पहुंच चुके हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है जी। बाबू अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, यहाँ हेडिंग लिखेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है जी। और एडजस्टमेंट में लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट हो चुका है, अब मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। मैं बता देता हूं मैं करने क्या जा रहा हूं थोड़ा सा इन डिटेल। सर मैं यहां तक पहुंच चुका हूं,
ये सब रिवर्स रिवर्स करके मैं यहां तक आ चुका हूं। अब ऊपर भी बहुत सारी कहानी हुई है ना, सीपीसी एएफडीओ तो माइनस हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम जुड़ी है, ये तो प्रॉफिट निकालने के लिए हो रहा था ना जंग। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने ये कहा था पूरा एसपीएल ऑपरेटिंग है विद सम एक्सेप्शन, मैंने कहा था धीरे धीरे बताऊंगा, आज वो बताने का टाइम आ गया बेटा। अब अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ईएफडीओ और ऊपर लिखी हुई सारी आइटम ये सब ऑपरेशनल एक्टिविटी है, आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बेटा, सब नहीं है, कि आपको अभी पता लग जाए। तो मैं उनकी एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं, मैंने नीचे की तो सारी एडजस्टमेंट कर ली, ऊपर की बातें रह गई हैं, अब वो ऊपर की बातें करने जा रहा हूं। ठीक है जी बाबू, किसी को सांस ना आए बता देना, ऑक्सीजन मास्क रखे हुए हमारे को यहाँ पर, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ है, ठीक है जी, बता देना। कह रहे बताओ दिखा दो, तुम्हें क्या लगता है हॉस्पिटल है ये रखे होंगे, सारे डायलॉग की आवाज निकाल दी। हाँ जी बाबू, अब मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं उन आइटम्स की भी जो एसपीएल में माइनस हो गई या प्लस हो गई थी, नॉन कैश, नॉन कैश थी, मैं कैश फ्लो निकाल रहा हूं, हटाओ, या थी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, भाई मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल रहा हूं, उसे भी बाहर निकाल दो। तो या तो आइटम अब नॉन कैश होगी या नॉन ऑपरेटिंग होगी, मैं उनके एडजस्टमेंट करने चाह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं 12th क्लास में आने के बाद एक नॉन कैश आइटम हर बच्चा जानता है, जो नॉन कैश आइटम है और एसपीएल में माइनस होती है, सब जानते हैं, सब एक आइटम, फटाफट से नाम बता दो उसका, काने सुनने को तरस रही हैं। हाँ जी, कान सुनने को तरस रहा, उस आइटम का नाम नॉन कैश आइटम। बोल दे यार, कौन सी यार, तो बोल दे, डेप्रिसिएशन। नहीं जानते क्या? 11th क्लास से पूछो नॉन कैश खर्चा, आज रुक के जाना 5:35 तक, तुम्हारी बेइज्जतियां करा दूं। कैसी बातें करते हो तुम नल्ले से। अच्छा एक बात बताओ, एसपीएल में माइनस किया कि नहीं किया? सीपीसी ईएफडी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, माइनस किया कि नहीं किया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए किया माइनस, कैश में जाता है जेब से, हटाओ बाहर निकालो, ऐड करो वापसी, तो माइनस किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर? ज्यादा वाली बात ना करना, आज मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं। हाँ जी बेटा, एक और नॉन कैश आइटम मैं बाहर निकालने जा रहा हूं, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये अमोर्टाइजेशन है। भाई ये भी कौन सा जेब से जाती है? आपने गुडविल बाय करी फॉर्म की, बैलेंस शीट में दिखा दिया, उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करके एसपीएल में ला रहे हो, जेब से कैश आता है। 5 लाख की गुडविल खरीदी थी, 10 साल में खत्म करोगे, हर साल 50,000 रुपए खत्म कर रहे हो, कैश दे रहे हो किसी को। समझ में आ रही बात? दोनों नॉन कैश आइटम है, मैंने एडजस्ट कर दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऑल ओके, इजी वन। ये तो इजी है, ऊपर की बात थोड़ी मुश्किल थी, ये तो थोड़ी आसान है। चलो चलो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मजा आ जाए। बारे न्यारे ना कर दो तो आज क्या देगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर दो, लॉजिक सबका सुनना, क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं जो कह दूंगा कि रटी रटाई सुना दो, मैं तो पूछूंगा लॉजिक क्या था, तब आएगा मजा असली, जब सुनने का नंबर आता है। ठीक है जी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर दो। बाबू कई बच्चों का ना क्वेश्चन उठेगा, भैया आप तो कह रहे थे लॉस प्रॉफिट की बात नहीं करते। बाबू मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अपनी बात पे बिल्कुल टच समझ, लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं करते, पर एसपीएल अगर निकाला होगा आपने और लॉस आया होगा फिक्स्ड एसेट्स को बेचने के लिए, आपने अदर एक्सपेंसेस में जोड़ा होगा, EFDO, अदर एक्सपेंसेस, और कोई हेडिंग है इसका, वहां पर जोड़ा होगा, यानी कि ये माइनस हो गया होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकालने के लिए, बेटा ऐड बैक कर दो। क्यों? तो वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड पहले बताओ, मैं चर्चा का करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, फटाफट से बताओ जल्दी से, इन्वेस्टिंग में, है ना, पक्की बात है ना। मान लो मैंने एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, कुछ भी कह लो, तो यार स्पेस की कमी बहुत है, 20,000 रुपए की, ठीक है जी, और मैंने बेच दी उसको 5,000 रुपए की, कितने का लॉस हुआ? 15। मैं आपको ईमानदारी से भी बता देता हूं, मैं वहां लॉस रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, मेरा लॉस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कैश के फ्लो से लेना देना है। वहां कैसे रिकॉर्ड करा होगा मैंने ये भी बता देता हूं। इन्वेस्टिंग में जब खरीदी होगी तो मैंने रिकॉर्ड किया होगा 20,000 रुपए की एसेट्स खरीदी, पैसे गए गए तो ब्रैकेट में, जब बेची तो 5,000 रुपए आए, 5,000 रुपए आए तो मैंने पॉजिटिव रिकॉर्ड किया, अल्टीमेटली इट रिकॉर्डेड द लॉस। मैंने कोशिश नहीं करी लॉस रिकॉर्ड करने की, मैंने तो कैश का फ्लो ही रिकॉर्ड किया, अल्टीमेटली इट रिकॉर्डेड द लॉस। पर मैं बता देता हूं मैंने फ्लो ही रिकॉर्ड किया है, समझ में आ रही बात?
बाबू क्योंकि ये आइटम इन्वेस्टिंग में जाएगी तो बेटा ऑपरेटिंग में क्या कर रही है ये, ऐड करो फटाफट से। आपने क्यों माइनस करा इसको, समझ में आ रही है बात। मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहा हूं, इसकी चर्चा मैंने कहां करनी है, इन्वेस्टिंग में करनी है। फिक्स्ड एसेट्स की चर्चा यहां तो नहीं करनी। तो बाबू मैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम सारी एडजस्ट कर रहा हूं। ये दोनों मैंने क्यों एडजस्ट करी, क्योंकि नॉन कैश थी। ये क्यों एडजस्ट करी, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग थी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। आप तो रोंगे में चला दोगे, आप कहोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक जैसी बात, चलो रोंगे में निपटा दो, मैं निपटने नहीं दूंगा, मेरा लॉजिक अलग है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाएं, चलो जी। बाबू इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ऐड कर दो, क्यों, फाइनेंस कॉस्ट याद है, EFDO, फाइनेंस कॉस्ट, सारी फाइनेंस कॉस्ट माइनस की है, इंटरेस्ट भी किया सबका, डिबेंचर का, सीसी का, ओडी का, इसका उसका सबका माइनस किया। मैंने उस सबकी जगह वर्ड लिख दिया बोरोइंग, माइनस किया आपने। सर कौन सी एक्टिविटी, कहां पर जाना चाहिए इसको, फाइनेंसिंग, डिबेंचर, सीसी, बैंक ओडी, कहां जाएंगे, फाइनेंसिंग, तो उसकी ब्याज भी कहां जाएगी, फाइनेंसिंग। सर यहाँ क्या कर रही है ये, वापसी एड बैक करो, आपने माइनस क्यों की हुई है, ठीक है ना। आपने प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस किया हुआ है, लेकिन मैं कैश फ्लो निकाल रहा हूं बेटा, और वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो मैं तो ऐड बैक करूंगा। अगेन नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग है, पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा ना यहाँ, हो रहा है, होएगा, बहुत तेज होएगा। हाँ जी, इंक्रीज इन दुनिया के सारे प्रोविजन का इंक्रीज ऐड कर दो। पर बाबू पेपर में ज्यादातर नाम एक ही आता है, इसलिए मैंने एक ही नाम लिखा है, दुनिया के सारे प्रोविजन का इंक्रीज ऐड कर देना, पर मैंने एक ही नाम लिखा है, पेपर में यही आता है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, आपका फेवरेट प्रोविजन यही है, तो वो ऐड बैक कर दो। लॉजिक अगेन बिल्कुल क्लियर है, प्रोविजन के वैसे कहीं जाते हैं, पहले 2000 का प्रोविजन था, मैंने 2500 का बना दिया, 500 रुपए का प्रोविजन बढ़ा दिया, किसी को पैसे दिए आपने, क्या बात कर रहे हो, दिए, नॉन कैश आइटम ऐड कर दो, नॉन कैश नॉन कैश नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, लॉजिक है, ठीक है, सही दे रहा हूं लॉजिक, अच्छा पढ़ा रहा हूं ना, कभी कभी अच्छा पढ़ाता हूं मैं, ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, पक्का से, तुम्हारे लिए तो यूजुअल एक्टिविटी है, तुम कहते रहे यार बहुत दिन हो गए देखते हुए ऐसे, तो अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैंने बहुत सारी आइटम का डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़े। सर जब मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की, तो कुछ आइटम माइनस भी होती है, सब प्लस नहीं होता, क्या माइनस होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्लीज सामने देखते रहना, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर देना, ये कहाँ ऐड हुआ था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम में ऐड हो रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकालने के लिए, और वो बाहर निकाल दो इसको, क्यों क्यों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नहीं, कहां जाएगा ये, इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइडिया दे देता हूँ, 20,000 की आपने एसेट खरीदी, 50 की बेच दी, 20,000 की खरीदी होगी, आपने कहा होगा भैया कैश का आउटफ्लो हो गया, 50 की बेची, आपने क्या रिकॉर्ड किया होगा, इनफ्लो हो गया, इट ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड द प्रॉफिट, मैंने कोशिश नहीं करी प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर, तो बात अलग है कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर देता है कि 30,000 रुपए बिजनेस के अंदर आए हैं नेट में, 20 गए हैं 50 आए, समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, तो यहां से तो बाहर निकालना ही कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक, पक्की बात बाबू। और दो चीजें माइनस करनी है, एक माइनस करना है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव माइनस कर देना, क्यों भाई, अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग मैंने खरीदी थी, उस पर आया रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगी, इन्वेस्टिंग, तो रेंट कहां जाएगा, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे या एफडी कराई, इन्वेस्टमेंट करी, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग, अगर उस पर ब्याज आया तो वो कहां जाएगा, ठीक, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग, तो उसका डिविडेंड भी कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग, यहां से बाहर निकाल दो, ये सब अदर इनकम में जुड़े होंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, लॉजिक है,
क्लियर है? सांस आ रही है? अरे सांस तो है, हाँ जिंदा बिल्कुल। लो जी, माइनस कर देना बेटा, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आधे कह रहे मदर्स डे पे देख ली थी सबने सांस। चलो जी, तो वो इन डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, सेम लॉजिक, इंक्रीज इन प्रोविजन कहीं नहीं जाता, मेरी जेब से पैसा जाता है, 2000 का प्रोविजन 2500 का कर दिया, पैसा जाता है नहीं। अगर बाबू पहले से मेरे बिजनेस में 30,000 का प्रोविजन और आप 25 करने को कह रहे हो, यानी कि 5,000 रुपए प्रॉफिट में जोड़ने को कह रहे हो, अगर मैंने प्रॉफिट में जोड़ा होगा, भाई इसका पैसा पहले से ही बिजनेस में पड़ा हुआ था, तो कहीं आना जाना नहीं हुआ, तो बाबू बाहर निकाल दो, ऑन द सेम लॉजिक। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 8 आइटम एडजस्टमेंट में है, ठीक है। पेपर में एक आधी और भी आ जाती है, मैं लिखूंगा नहीं, पर एक आध क्वेश्चन में हो सकती है, मैं बता देता हूं, सिर्फ मुंह जबानी बताऊंगा और छोड़ दूंगा। कभी कभी आ जाता है एक आधा नाम और, बाबू वो एक आधा नाम में एक नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, फाइनेंस कॉस्ट में मैंने पढ़ा हुआ है, अगर आपको पता हो, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दोनों बिजनेस के लिए लॉस होते हैं, ठीक है ना। तो वो जब डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का, तो वहां उसका खर्चा, उसका नुकसान भी कहां जाएगा, उसका इनकम भी कहां जाएगी? वहीं जाएगी, ठीक है ना। अगर ये टर्म आई तो बाबू यहाँ एड बैक करना मत बोलना, क्योंकि ये अदर एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट में माइनस हो चुकी होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकालने के, ठीक है जी। एक आधी आइटम मैंने छोड़ दी है, मैं बताना नहीं चाह रहा, क्वेश्चन में आएगी, देख लेंगे आपका दिमाग भी कितना चलता है, नहीं तो प्रॉब्लम तो मैं ले ही दूंगा। एक आइटम मैंने और है छोड़ दी, एक क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। ज्यादातर पेपर में 8 के अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, अब टेंशन मत लेना, ठीक है जी। एक टर्म मैंने और बता दी, कभी कभी आ जाती है, और एक टर्म मैंने अभी सस्पेंस में रखी हुई है। आगे बढ़ते, पक्का से? अच्छा यार खत्म नहीं हो रहा, कब बताया था कब खत्म होगा? तभी खत्म होगा बाबू। इतना करने के बाद जो आया होगा, इतना सब करने के बाद, उससे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इतना करने के बाद जो आया होगा उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। सर अब वर्किंग कैपिटल के चेंज इंक्लूड करो। याद है जब पहला दिन शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था मोटे मोटे तौर पे मैं बताता हूँ कि आइटम कहाँ जाती है, तो सर बताया था सीए और सीएल कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग में। अभी मैंने बात करी किसी भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी की? अभी तक तो करी नहीं, अब करूंगा बात। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? सी और सीएल ही तो आता है, अब कर दो उसकी बात। तो बाबू कुछ सीए और सीएल के आइटम ऐड होंगी और कुछ लेस होंगी, मैं दो लॉजिक समझाऊंगा, दो पे ही सबको याद रखना है। करंट एसेट्स के लिए सिर्फ एक ही लॉजिक पकड़ के रखना है स्टॉक का, और करंट लायबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही लॉजिक पकड़ के रखना है सिर्फ क्रेडिटर का। आराम से बताता हूं, मान लो अगर पिछले साल मेरा स्टॉक 50,000 का था, प्लीज सामने देखेंगे मेरी तरफ, अगर पिछले साल मेरा स्टॉक 50,000 रुपए का था और इस बार 30,000 रुपए का रह गया, तो बाबू क्या हुआ कैश का? पिछली बार 50,000 का था, इस बार 30,000 का रह गया, क्या हुआ? सोचो थोड़ा सा। इस बार बेचा है, मतलब मैंने 20,000 का स्टॉक अगर बेचा है तो पैसा आया, आया ऐड कर दूं, पैसा आया तो बाबू डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा ऐड होगी ऑन द सेम लॉजिक, हमेशा करंट एसेट्स के लिए लॉजिक स्टॉक का पकड़ के रखना। अच्छा अगर पिछली बार स्टॉक 50,000 का था, 70 का हो गया, तो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ा कैसे होगा? खरीदा होगा, खरीदा होगा तो पैसा गया होगा, है ना। तो बाबू इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा पैसा लेके जाती है बिजनेस से बाहर। प्रॉफिट लॉस मुझे नहीं जानना, ध्यान रखना। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्रेडिटर के लिए सेम बात, पिछली बार क्रेडिटर थे 70,000 के, इस बार हो गए 60,000 के, क्या किया मतलब मैंने क्या करा? 10,000 की पेमेंट कर दी, यानी कि बेटा डिक्रीज इन सीएल हमेशा पैसा लेके जाती है बिजनेस से बाहर। ऑन द सेम लॉजिक इंक्रीज इन सीएल
करंट लायबिलिटी हमेशा बिजनेस में पैसा लेके आती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक लास्ट बात बाबू, इससे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इससे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस इनकम टैक्स पेड। कहा था ना इनकम टैक्स माइनस करूंगा, आ गया भाई, आ गया। यही थी लास्ट आइटम जो बचेगा लिख देना। सर अगर पैसा आ रहा होगा तो लिखूंगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, खत्म हो गया। अगर जा रहा होगा, ये नेगेटिव होगा, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं? अब शुरू होगी दिक्कत, तो जब याद करना पड़ेगा और दोबारा समझाना पड़ेगा सबका लॉजिक। तो सर मैंने ऑल्दो अपनी तरफ से 100% चीजें बताई हैं, एक ऐसी बात भी नहीं है जो आप कहते हो जी मैंने रटवा दी, ठीक है ना जी। बस आज के लिए एक आखिरी बात बोलता हूँ, और एक सेकंड पोस्ट करना। तो वो सामने देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, मान लो क्वेश्चन है मुझे गिवन है, प्लीज सामने देखना है करंट। प्रोविजन फॉर टैक्स सामने गिवन है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये 80,000 और ये 30,000 मान लो ऐसे गिवन है। तो इसका क्या करते हैं सुन लो बेटा। करंट ईयर का प्रोविजन कहीं जाता तो नहीं ना। इस साल के मैंने प्रॉफिट एसरटेन करे, प्रॉफिट एसरटेन करने के बाद मुझे लगा कि मेरे ऊपर 80,000 का टैक्स हटेगा, मैंने प्रोविजन बना दिया, कहीं गया तो नहीं। क्या करो इसका, ये वर्किंग नोट में ऐड होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर, अभी किया था ना। लेकिन पिछले साल का जो प्रोविजन था वो इस साल पे होता है विद, अगर कुछ और क्वेश्चन आ गए तो पिछले साल का प्रोविजन इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये इनकम टैक्स पेड है, यहां 30,000 रुपए माइनस करना मत भूल। समझ में आई बात? इसमें भी बात आगे बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तब देख लेंगे, अभी नहीं बढ़ रही। लेकिन पक्का से बात समझ में आई? बिल्कुल ओके। चलो कल मुझे पता है रिवाइज कराना पड़ेगा, पक्का कराऊंगा, ठीक है ना। इसी पेशेंस के साथ कराऊंगा, आधा घंटा लगाऊंगा कल। लेकिन उसके बाद भी मैं जानता हूँ कुछ भी, उसके बाद तो सब आप जानते हो, बस उसके बाद मैं बोल जाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है जी। मैं भी फोटो क्लिक करवा देता हूँ आपसे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।